नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने वीडियोस देखे हैं मेरे पुराने, अगर वो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके लिए समक्ष नए नए वीडियोस समय पर आते रहें। दोस्तों, कई सवाल पूछे जाते हैं इस आरटीआई से संबंधित। आरटीआई इसलिए फाइल करनी है, किस तरह से फाइल करे, कैसे फाइल करे। मैंने एक पावर पॉइंट का एक वीडियो बनाया है, अगर वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है इसलिए मैंने एक डिटेल पूरा आरटीआई का ये वीडियो बना रहा हूँ। एक कंप्लीट गाइड है ये वीडियो को। जितने भी डाउट्स हैं आरटीआई से संबंधित वो आप इस वीडियो में के माध्यम से कवर कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केसेस लगे हुए हैं या केसेस प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कई सवाल उठते हैं कि कब आरटीआई हम फाइल करें, अगर पुलिस अगर हमें आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन है कब डिनाई कर सकती है, आरटीआई की इन्फॉर्मेशन देने से क्यों मना कर रही है, किस तरीके से हमें आरटीआई फाइल करनी है, अपील फर्स्ट अपील कैसे फाइल करनी है, सेकंड अपील कब फाइल करनी चाहिए, कई सवाल उठते हैं। तो ये पूरा आरटीआई का पूरी गाइड का एक वीडियो है, पूरी एक गाइड की तरह काम करेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए, हर डाउट्स आपके क्लियर होंगे जो व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो पब्लिक अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन जो व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसके पूरा एक एक पोर्शन को हम बारीकी से जानेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे और जो भी आपके संबंधित डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्लीट हों। तो देखिए दोस्तों, ये था आरटीआई एक्ट। ये पूरा गैजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है जो पब्लिश हुआ है, गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर डाला गया है। ये आरटीआई एक्ट है जो पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ है और ये अथॉरिटी ने पब्लिश किया है। तो देखिए, ये आरटीआई एक्ट कब बना था इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा होता है। ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने रखा हुआ है और ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की कंट्रोल में है। और ये लिखा है देखिए, और ये 21 जून 2005 का बना हुआ लॉ है और इसका असेंट जो हुई थी वो 15 जून को मिली थी प्रेसिडेंट से। जब पास हुआ था तो असेंट मिली थी 15 जून 2005 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट मिली थी और फिर ये जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ 21 जून 2005 का। तो अब आगे देखिए, इसमें केवल लिखा क्या है। इस देखिए, जो भी एक्ट बना होता है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी एक्ट अगर आप पढ़ेंगे उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। तो इसका जो एक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि सिटीजन्स को जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी की कंट्रोल में है उसे इंफॉर्मेशन मिले और प्रमोट किया जाए, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उनकी ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो और जिम्मेदारी हो। तो इस फिर साथ में ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन और जो भी मैटर्स से कंसर्न है। तो पहले एक्ट से पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन का गठन नहीं हुआ था। इसी एक्ट जब पास हुआ तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन और स्टेट इंफॉर्मेशन का भी गठन हुआ ताकि पब्लिक अथॉरिटी को एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो और एक जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। ये एक्ट इसलिए इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था। तो देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन में ये बताया कि ये एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जो भी एक्ट है उसका एक नाम होता है, जैसे पर्सन्स विद ऑफ द वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, PWV एक्ट है। सिमिलरली इसका एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये कानून का एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये सारी जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ सेकंड 2 में कहता है कि ये जम्मू कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल है, बाकी सब जगह एप्लीकेबल है। अब देखिए, सेक्शन 2 पे जाते हैं। ये जितने भी पार्ट नंबर बोल्ड में लिखे हैं ये सेक्शन 1 है। जितने भी बोल्ड में है ये सारे सेक्शंस बने हैं, सारे एक्ट के जितने भी हैं सारे सेक्शंस हैं। जितने भी सेक्शंस हैं उससे ये बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं। तो इसलिए अगर जो भी डिफाइन करना होगा तो लिखना होगा सेक्शन 1 says RTA Act is may be called as Right to Information Act। अब ये देखिए, ये 2 है, ये डिफाइन करता है डेफिनेशंस को। सेक्शन 2 की डेफिनेशंस है ये डेफिनेशंस, और इस डेफिनेशंस की कई डेफिनेशंस बता रखी हैं। जो सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले डिफाइंड है सेक्शन 2E, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसे कहते हैं, जो स्पीकर है हाउस के
पीपल के, या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के, और या फिर यूनियन टेरिटरी के, या फिर चेयरमैन है स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो चेयरमैन है उन सबको अथॉरिटी कहा गया। दूसरा में कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं। नंबर 3 कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट। नंबर 4 कहा गया है प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में भी in the other case of the authority established by the constitution, constituted by the under the constitution। और फोर्थ नंबर पर कहा गया, फिफ्थ नंबर पे कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए बताया गया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम बार बार कई जगह लिखा गया है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये लोग हैं, इन जो एक्ट के अंदर डिफाइंड है ये। अब 2F के अंदर चलते हैं। सेक्शन 2F जो है वो इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जब भी आप कोई डिमांड करेंगे इंफॉर्मेशन जो होगी वो इस डेफिनेशन में जरूर कवर्ड होनी चाहिए, और इस डेफिनेशन से बाहर जो चीज जाएगी वो इंफॉर्मेशन नहीं गिनी जाएगी। तो 2F के अंदर हम देखते हैं क्या है, जो है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोस, ईमेल्स, तो जो भी इंफॉर्मेशन कहा गया है मटेरियल फॉर्म में होनी चाहिए, तो जो कि रिकॉर्ड्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, मेमोस हो, ईमेल्स हो, ओपिनियंस हो, ओपिनियंस जो मटेरियल फॉर्म में हो, ऐसे नहीं कि अपना ओपिनियन बताइए, तो जो भी मटेरियल फॉर्म में होगा वो अवेलेबल हो। एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल एक्सेल्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आगे and the information relating to private body which can be assessed by public authority under the law for the time being in force। जो भी इंफॉर्मेशन हो पब्लिक बॉडी से रिलेटेड हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक अथॉरिटी असेस कर सकती हो जो भी अपने कानूनन रूप से। जैसे कोई डाटा है, जैसे किसी प्राइवेट स्कूल है, उसका डाटा पब्लिक अथॉरिटी ने रख रखा है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है प्राइवेट स्कूल है उसके पास नहीं होगा। वो जो अगर पब्लिक अथॉरिटी ने कंट्रोल करके रखा है, बताइए जितने भी प्राइवेट स्कूलों पे क्या क्या रखा हुआ है अपने डाटा, तो आप मांग सकते हैं कि ये डाटा जो है बेशक पब्लिक अथॉरिटी प्राइवेट बॉडी का है, लेकिन जो पब्लिक अथॉरिटी की कंट्रोल में जो कि असेस है, पब्लिक अथॉरिटी उसको देख सकती है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन भी आपकी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में कवर्ड होगा। अब पब्लिक अथॉरिटी देखिए, पब्लिक अथॉरिटी 2H के अंदर डिफाइंड है। ये कहते हैं कौन अथॉरिटी है, जो कि कोई भी अथॉरिटी हो, बॉडी हो, इंस्टीट्यूशन हो जो सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड हो, बाय संविधान के द्वारा बनाई गई हो, या फिर किसी कानून द्वारा पास की गई हो पार्लियामेंट की, और या फिर किसी कानून स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किया, और या फिर कोई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया हो, किसी दिया हो। तो एंड इंक्लूड एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइंड, कोई भी बॉडी जैसे बॉडी ओन्ड है, कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है, सब्सटेंशियली फाइंड है, वो भी इसमें आएंगी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, जो कि सरकार द्वारा से फाइनेंस की जा रही हो, तो वो सब पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है। अब जो प्राइवेट किसी की दुकान है, शॉप है, वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उसकी जो फाइनेंस्ड है वो गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस नहीं है। अगर लेकिन प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको फाइनेंस गवर्नमेंट कर रही है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी। तो ये सारा डेफिनेशन है पब्लिक अथॉरिटी की, 2H के अंदर डिफाइंड है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन की भी डेफिनेशन दे रखी है इस एक्ट के अंदर। तो देखिए 2J जो कहती है वो राइट टू इंफॉर्मेशन है, मींस राइट टू इंफॉर्मेशन accessible under this act which is under the control of public authority and includes right to, देखिए ये कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी की कंट्रोल में है, और जो राइट्स हैं जिनका इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स, मींस इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं वर्क को, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड को देख सकते हैं। टेकिंग नोट्स, एक्स्ट्रा सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, नोट्स वगैरह बना सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। टेकिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द मटेरियल जो भी है उसके सैंपल ले सकते हैं। जैसे कोई भी टेस्टिंग सैंपल है, उसका कोई सर्टिफाइड कॉपी दे रखा, तो जो भी उसके सर्टिफाइड कॉपी होगी, सर्टिफाइड कॉपी का जो मतलब जो सर्टिफाइड सैंपल होगा वो आप ले सकते हैं, जो भी अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ना हो, दूसरे फॉर्म में भी हो। और फिर लिखा है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स। अब तो फ्लॉपीज बंद हो गई हैं क्योंकि एक्ट 2005 का बना हुआ था, लेकिन जो टेप्स, वीडियो कैसेट्स और इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी फॉर्म और थ्रू प्रिंटआउट्स वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। किसी गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर फॉर्म में, उसकी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। फ्लॉपीज तो अब बंद हो गई है, डिस्केट्स है, और या फिर वीडियोस कैसेट्स जो भी बना रखे वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
जैसे कोई सीडी मांग रहे हैं या कोई क्लिपिंग मांग रहे हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आएगी। अब थर्ड पर्सन पार्टी का लिख रखा है, मतलब थर्ड पार्टी कौन होते हैं? थर्ड पार्टी वो लोग हैं, मींस एनी अदर सिटीजन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। जो भी थर्ड पार्टी वो है को डिफाइन किया गया है, जो जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन फाइल कर रहे हैं तो जो उससे संबंधित नहीं है, दूसरी कोई भी पार्टी हो उसको थर्ड पार्टी में कहा गया है, और पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है वो इंफॉर्मेशन। तो ये इसे थर्ड पार्टी को डिफाइन किया गया है 2N के अंदर। ये सेक्शन 3-4 को हम छोड़ देते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए बना हुआ है, हम सिर्फ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो ये सेक्शन 5 कहता था कि जितने भी एक्ट बना था तो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको एक अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे। जब भी एक्ट पास हुआ था 180 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट, अब तो कई साल हो गए हैं, तो सब जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन्होंने सबको, जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन सब ने ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। नहीं किया है उन्होंने तो फिर वो वायलेशन गिना जाएगा। तो सबने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे हैं। अब देखिए इस पे आते हैं व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 6 के अंदर जाते हैं। सेक्शन 6 ये कहते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ये देखिए ये टाइटल है सेक्शन 6 का। जिसको भी जिन व्यक्ति को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सेक्शन 6 का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखा है एनी पर्सन, ए पर्सन जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं shall make a request in writing or electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is made, accompanying such fees as may be prescribed। तो देखिए क्लियर कर दिया इन्होंने कि जो भी व्यक्ति हैं जो इस एक्ट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो राइटिंग में देंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, मान लीजिए ईमेल हो गया या फिर कोई वेब पोर्टल बन गए हैं तो वहां से भी आप इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं, लेकिन साथ में फीस देनी होगी जो भी प्रिस्क्राइब की हुई है। वैसे 10 रुपए है, कई जगह 50 रुपए रख रखी है, लेकिन नॉमिनल फीस सबकी 10 रुपए। जिन्होंने 50 रुपए की हुई थी उनकी भी अब 10 रुपीज कई जगह कर दी गई है। तो नॉमिनल फीस है कि उनकी कर रखी है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ये फीस सबकी प्रोसेसिंग फीस होगी। लेकिन कॉपिंग के लिए अलग से फीस भी मांग सकती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन राइटिंग फॉर्म में जरूरी है, ऑरल फॉर्म में आप नहीं ले सकते इंफॉर्मेशन कि ऑरली बता दीजिए, ऑरली नहीं, राइटिंग में होनी चाहिए। चाहे अगर ईमेल्स के थ्रू एंटरटेन की कर रही है पब्लिक अथॉरिटी तो आप ईमेल या फिर कोई वेब पोर्टल बना रखा है तो वेब पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। ईमेल नहीं तो वेब पोर्टल होगा। ईमेल तो रेयर केस में होगा कि अगर एक्सेप्ट कर रही है, ईमेल तो कहीं सुना नहीं है, लेकिन वेब पोर्टल जो बना रखा है वेब पोर्टल से वो आगे ईमेल ट्रांसफर करेंगे तब वो इसकी मतलब जो है परव्यू में आएगी। तो आगे चलते हैं फिर। as may be prescribed to central public information or state public information as the case may be of the concerned public authority, central system public information or state public information as the case may be, specifying the particular information sought by him or her। तो जिसको भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन को, या फिर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, कोई स्टेट की है, मान लीजिए कि स्टेट है, कोई स्टेट की आप लेते हैं, पंजाब की कोई स्टेट ले लें या बिहार की कोई स्टेट ले लें, वो जो बॉडी है वो कंस्टिट्यूटेड बाय द पब्लिक मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में, तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन के आएंगे, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं आएंगे। हाँ, अगर किसी स्टेट में कोई सेंट्रल बॉडी रखी हुई है, जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ब्रांच है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करेंगे। अगर प्योरली स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में चलेंगे। अब जैसे रेलवे है तो वो रेलवे स्टेट में है तो लेकिन वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में है वो। तो आगे देखते हैं फिर। Provided that where the request cannot be made in writing, the central public information as the case shall render all assistance to the person making request orally or reduce them same in writing। साथ में एक प्रोविजन भी डाल दिया है। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है कि पहले मैंने बताया कि राइटिंग में मांगेंगे, लेकिन साथ में लिखा है कि अगर ऐसी केस होती हैं जहां राइटिंग में नहीं दी जा सकती इंफॉर्मेशन, कुछ केस लिख रहे हैं, प्रोविजन भी डाल दिया गया यहाँ पे कि राइटिंग में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, तब स्टेट इंफॉर्मेशन और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन जो भी होंगे सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और उनकी जो रिक्वेस्ट को खुद लिखेंगे, ऑर्डरली को रिड्यूस करेंगे, जो भी उनके जो रिक्वेस्टर्स को ऑर्डरली लिख के
रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे और सेम उसको लिख के बस उनसे सिग्नेचर वगैरह जो भी होगा वो करवाएंगे, जो ऑरल स्टेटमेंट को रिड्यूस करेंगे राइटिंग फॉर्म में। तो ये चीज उन्होंने प्रोविजन भी डाल रखा है। लेकिन लिखा है कि वेयर द सच रिक्वेस्ट कैन बी मेड इन राइटिंग, जहां लेकिन मुझे ऐसा तो कोई केस होगा नहीं जब राइटिंग में ना हो सके। अगर कोई ऐसा रेयर केस होता है जब राइटिंग में इंफॉर्मेशन ना दी जा सकती हो, तब फिर सारी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन या सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन के समक्ष जाना होगा। वो आपकी जो इंफॉर्मेशन को ऑरल फॉर्म से रिड्यूस करेंगे राइटिंग फॉर्म में, फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अप्रोच आपको फिर उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि घर से बैठ के कह देंगे कि ऑरली फॉर्म में करते हैं, नहीं, तो स्ट्रेट उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा कि यहाँ ऐसी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रॉब्लम है कि हम राइटिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर आपको असिस्टेंस पूरी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक्ट साफ साफ लिख रखा है कि राइटिंग फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये सिर्फ प्रोविजो ऐड किया हुआ है। आगे देखिए, अब साथ में लिखा है कि जब कोई कहते हैं कि हमें अपने कारण बताने को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सेक्शन जो 6 का जो पार्ट 2 है वो क्लियर कर रहा है। लिखा है कि एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन for requesting the information or the personal detail except though may be necessary for contacting it। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मुझे कोई मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी से भी, मान लीजिए पुलिस से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई रीजंस बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन आपका राइट है, आपको मिलेगी। रीजंस की कोई रीजंस बताने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई पर्सनल डिटेल्स बताने की भी आवश्यकता नहीं कि मेरी जैसे यहाँ रहता हूँ इतने डिटेल्स हैं, ऐसे नहीं। लेकिन इतना डिटेल जरूर बताना होगा कि जहां से इंफॉर्मेशन, जहां जिस एड्रेस पे मुहैया कराई जा सके, जिससे इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की कराई जा सके, तो उसका आपको थोड़ा सा डिटेल बताना होगा ताकि इंफॉर्मेशन दी जा सके। नहीं, अगर बताएंगे नहीं तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, अगर ईमेल के थ्रू अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अगर पब्लिक अथॉरिटी मतलब ईमेल के थ्रू दे रही है, तो फिर बेशक आप ना बताएं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही है, अगर जहाँ फैसिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करने की इंफॉर्मेशन, तो फिर आपको फिजिकल थोड़ा सा कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताने होंगे, यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। आगे चलते हैं, आगे देखिए सेक्शन 6(3) कहता है, क्या कहता है। अगर लिखा है कि इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी को दी जाती है, और जब पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन है इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी और subject matter of which is closely connected with the formation of another public authority, the public authority to which such application is made shall transfer the application or such part of this prepared to the other public authority and inform the applicant immediately about the transfer। मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन है, मैंने आरटीआई की फाइल की एक पब्लिक अथॉरिटी के पास, 2 क्वेश्चन पुट अप किए, एक क्वेश्चन उस पब्लिक अथॉरिटी के पास है, दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है। तो मान लीजिए वो कोई डिपार्टमेंट है, उसकी कोई ब्रांच है, तो वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी ने कंट्रोल कर रखी है, जैसे कोई सेकंड साउथ का जोन है या ईस्ट जोन है, तो एक इंफॉर्मेशन एक साउथ जोन के पास है और दूसरी पब्लिक जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल जोन के पास है। तो वो साउथ जोन वाले आपकी जो आरटीआई की इंफॉर्मेशन को उधर ट्रांसफर करेंगे। आपका काम नहीं है कि ट्रांसफर करना, जैसे मान लीजिए आप पुलिस को ही कर रहे हैं, आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहीं कर दिया है, आरटीआई फाइल कर दिया, अब वो किसी थाने से संबंधित है, तो जो इंफॉर्मेशन जो होगी वो डायरेक्टर जनरल साहब की जो ऑफिस होगा वो उस थाने में ट्रांसफर करेंगे। आपको पीछे पीछे भागना नहीं है, सिर्फ ये पब्लिक अथॉरिटी का जब ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक इंटीमेशन भी देंगे, एक कॉपी भेजेंगे कि यस योर इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर की जा रही है, और एक एड्रेस होगी पब्लिक अथॉरिटी के पास और एक कॉपी आपके पास भी जाएगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी आरटीआई कहाँ ट्रांसफर हुई है। साथ में लिखा है आगे कोड प्रोविजन लिखा है, प्रोवाइडेड दैट the transfer application pursuant to subsection shall be made as soon as possible but in not case later than 5 days from the date of RTA application। मान लीजिए आज आपने RTA फाइल की है और इसका मतलब ये नहीं कि वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक अपने पास रिटेन करें और बाद पता चला 2 महीने बाद, साल बाद वो ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं। आरटीआई एक्ट साफ साफ कहता है, सेक्शन 6(3) ये कहता है कि जब भी आरटीआई फाइल करेंगे तो एक्सपीडियसली बहुत तेजी से आपकी इंफॉर्मेशन जो अगर उनकी कंट्रोल में है तो आपको दी जाएगी। वो उसका टाइम आगे आ रहा है कितना दी जाएगी, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन आपके पास उनके पास नहीं है, दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो 5 दिनों के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे। ये 5 दिन एक्सक्लूड होंगे, जो आपके जो टाइम पीरियड होगा उसमें से एक्सक्लूड होंगे। कब होंगे वो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। सेक्शन 7 कहता है
सेक्शन 7 में है डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट, ये आपकी जो आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे डिस्पोज की जाएगी ये बताता है। साथ में ये लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सब सेक्शन 3 के अंदर जो ऊपर मेंशन की थी, सब मतलब और द प्रोविजन टू सब सेक्शन 6(3) और सब सेक्शन 2 ऑफ आरटीआई एक्ट, the public information officer, state public information as the case may be, on receipt of the request shall expeditiously as possible as within the 30 days of the receipt of the request either provide information on the payment of fees as may be prescribed or reject the request for any reason specified in section 8 and 9। देखिए बहुत अच्छा सेक्शन है, इसमें साफ लिखा है कि सेक्शन 7(1) ये कहता है कि जो भी अपनी आरटीआई फाइल करेंगे, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चाहे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन हुए या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हुए, आपकी आरटीआई को जल्द से जल्द डिस्पोज करेंगे, 30 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन और साथ में जो पेमेंट होगी फीस की वो भी बताएंगे, और अगर रिजेक्ट करनी होगी आपकी इंफॉर्मेशन कि आपकी नहीं थी प्रोवाइड की जा सकती, तो वो जो भी ग्राउंड्स हैं वो मेंशन किया हुआ है सेक्शन 8 और 9 के अंदर, वो बताएंगे। तो लेकिन जो वो 8 और 9 क्या कहता है वो आगे आएंगे तब हम जानेंगे, लेकिन अभी ये सेक्शन 7 ये कहता है कि किस तरह से आपकी आरटीआई एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाए। तो उम्मीद है ये काफी तक क्लियर हो गया कि 30 डेज का ही टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है। आगे देखिए एक प्रोविजन इसके अंदर भी ऐड किया हुआ, प्रोवाइडेड दैट इफ द जब इंफॉर्मेशन जो है लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन से संबंधित है तो सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन द 48 आवर्स ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। कोई किसी को बहुत ज्यादा लाइफ और लिबर्टी अफेक्टेड हो रही है, बहुत ज्यादा उसकी लिबर्टी अफेक्टेड हो रही है, डिटेन किया हुआ है, जब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उससे लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है, तो 48 घंटे का टाइम दिया गया है। अब 48 घंटे का टाइम ये आपको डिसाइड नहीं करना, ये उनकी डिस्क्रिप्शन में होगा, पब्लिक अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन में होगा कि ये लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है कि नहीं है। अगर आप कह रहे हैं लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है, वो कह रहे हैं नहीं है, तो फिर उसके ऊपर आगे प्रोविजंस बने हैं, वो आगे हम देखते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड से यही लग रहा है कि इंफॉर्मेशन लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है, तब 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 7(2) पे चलते हैं, आगे क्या बताते हैं। इफ द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी fails to give decision on the request within this time period, they shall be deemed to be have refused the information। ये कहा है कि अगर टाइम पीरियड मतलब 7(2) के अंदर ये कहा है कि अगर 31 डेज भी हो गए, 32 डेज भी हो गए, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की है विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर, तो ये समझा जाएगा कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन रिफ्यूज कर दी है। तो ये सेक्शन 7(2) एप्लीकेंट के फेवर के लिए बना हुआ है। तो आगे देखिए सेक्शन 7(3) के अंदर क्या लिखा है कि अगर when the decision is taken for the provided of the payment of the fees, the cost of providing the information, the central public information or the state public information officer as the case may be shall send an intimation to the person making the request giving the details of the fees, providing the cost of providing the information as determined by him together with calculation made to arrive the amount in accordance with the fees prescribed, requesting him to deposit that the fees and the period intervening between the dispatch of the time and intimation and the payment of fees shall be excluded for the purpose of the calculation of the period of 30 days referred to in that subsection। तो देखिए ये बताते हैं सेक्शन 7 का कि अगर आप मान लीजिए 100 पेजेस मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आप 10 रुपए की आपने आरटीआई फाइल कर दी और कहा कि हमें 100 पेजेस दे दिए जाए, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उस फीस की। तो वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कहेंगे कि आपकी जो टोटल जो फीस है, कॉपिंग फीस है, वो 200 रुपीज है, आप वो फीस हमें डिपॉजिट की जाए ताकि हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन है 200 रुपया, जैसे 200 रुपये मान लीजिए मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, 200 रुपीज वो आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, आप वो 200 रुपीज डिपॉजिट नहीं किए जाते करते, जब तक डिपॉजिट नहीं करते वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द डेट जब से उन्होंने कम्युनिकेशन की है, आपने रिसीव किया, और डेट जब वो आपकी फीस ले लेंगे। ये सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द जो स्टिपुलेटेड टाइम है अंडर द आरटीआई एक्ट। तो मीन्स अगर आज की डेट में आप फाइल करते हैं आरटीआई और आप मांग रहे हैं 100 पेजेस मुझे प्रोवाइड करें, और वो 100 पेजेस का वो आरटीआई के पास इंफॉर्मेशन मिलती है और वो कैलकुलेट करते हैं, इसका जो कॉस्ट है 200 है, वो कल डिस्पैच करते हैं, और आप 10 दिन तक
डिपॉजिट नहीं करते हैं फीस को, जब वो 11वें दिन, लेकिन 11वें दिन आप भेजते हैं उनको 12वें दिन वो फीस मिलती है, तो 12 डेज का कल से लेके जो जिस डेट से भी वो कैलकुलेट करते हैं और जिस डेट तक उनको रिसिप्ट मिलती है वो उस पीरियड को कैंसिल किया जाएगा, मींस सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब 12 डेज से और आज के दिन को ऐड करके 12वां डेज से वो आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन की जो स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम है वहां से कैलकुलेट किया जाएगा। तो वहां से अगर उसके 12 दिन से 30 डेज तक, मतलब जो भी 29 डेज ऐड करके नहीं प्रोवाइड करते इन्फॉर्मेशन, तब फिर माना जाएगा कि फीस भी ले ली और स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रिस्क्राइब किया। 30 डेज का जो ऐसे नहीं कि 12 दिन तक आपने आरटीआई की फीस नहीं जमा की तो वो भी पीरियड ऐड होगा, वो पीरियड नहीं ऐड होगा जब तक वो 12 डेज को ऐड किए जाएंगे बाद में, लास्ट में जो भी आरटीआई की जो टाइम पीरियड की स्टिपुलेटेड टाइम है वो अगर एक्सपायर हो रहा है वहां से आगे ऐड किया जाएगा। आगे लिखा है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हिज और हर राइट रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन एज टू दिस अमाउंट of the fees charged in the form of assets provided including the particulars of the appellate authority, time limit, process and other forms। तो ये क्या कि रिव्यू भी करना चाहते हैं डिसीजन को कि जो फीस जो चार्ज की गई कल को बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, तो वो भी टाइम जो है वो इसमें किया जाएगा, मतलब एक्सक्लूड किया जाएगा। लिखा है shall send a public requesting him payment of the fees, cost of the center public intimation the person making the request giving the details। अगर रिव्यू भी कर रहे हैं डिसीजन को तो वो भी मान लीजिए अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की या फिर आगे कहा कि हमने अपील कर दी उस ऑर्डर के ऊपर कि ये इन्फॉर्मेशन काफी एक्सेसिव डिमांड की जा रही है, वो भी पीरियड जब तक वो डिसीजन रिव्यू नहीं हो जाता वो सारा टाइम ना काउंट नहीं होगा उसमें। आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है। Where the access of the record is to be provided under the act, the person whose access is seriously sensory disabled, the central public information case may be, shall provide assistance to enable him to provide the information including the such assistance as may be provided for the inspection। मान लीजिए कोई आदमी को जो व्यक्ति है जो शरीर रूप से ठीक नहीं है, अगर वो इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन से स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन जो भी होंगे वो पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर वो रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, मींस पूरी एक्सेसिबल देंगे, पूरा आपको उनको पूरी जो भी सुविधाएं होंगी उनको मुहैया करानी होगी। जो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन है, जो भी सेंसरी जो भी लिखा सेंसरी जो डिसेबल्ड जो भी पर्सन है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, शरीर रूप से कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी। आगे चलते हैं। Access to the information is to be provided in printed or electronic form subject to the provision section subsection 6, pay such fee as provided that the prescribed under subsection 1 or subsection 2 as may be reasonable and no such fees shall be charged from the person who are below the poverty line as may be determined by the appropriate government। क्वेश्चन यहाँ पे साफ ये लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इतनी ही चार्ज की जाएगी जो कि रिजनेबल है, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनसे जो फीस है वो नहीं चार्ज की जाएगी। तो आगे पोर्शन पे चलते हैं कि जो भी notwithstanding anything contained in subsection 5, persons making the request for the information shall provide the information free of charge where the public information fails to comply within the time limit specified in the subsection 1। मीन्स अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टाइम तक नहीं प्रोवाइड की गई है और उसके बाद वो फीस मांग रहे हैं तो वो फीस नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही वायलेशन कर दिया है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने। तो स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, उसके बाद प्रोवाइड की जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। ये चीज बताई है सेक्शन 7(6) के अंदर, सब पार्ट 6 के अंदर। अब ये लिखा है बिफोर सच ए मेकिंग डिसीजन and subsection 1, central public information as the case may be shall take into consideration the representation made by a third party under subsection 11। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि थर्ड पर्सन से संबंधित है तो पहले सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको कंसिडर करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं मेरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, तो पहले उनको चिट्ठी लिखेंगे जो भेजेंगे, इंफॉर्मेशन की इंटीमेट करेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पर्सन मतलब जो एप्लीकेंट मांग रहे हैं आप हमें अपना जो भी है ओपिनियन दीजिए। अगर जो ओपिनियन आ जाता है कि नहीं प्रोवाइड करनी है तो थर्ड पार्टी पर्सन की जो
प्राइवेसी पे इफेक्ट हो रही है तो फिर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकेगी, क्योंकि अगर वो थर्ड पर्सन से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर लिखा है सेक्शन 8 ये कहता है, सेक्शन 7 का सब पार्ट 8 ये कहता है कि इंफॉर्मेशन जो अगर सब सेक्शन 1 के अंदर रिजेक्ट कर दी गई है, जैसे ऊपर जो लिखा एक्सप्लेन किया था अभी, एज द केस में भी, शैल कम्युनिकेट टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट the reasons for the rejection, the period in which the appeal, such rejection may be made and preferred, and the particulars of the appellate authority। देखिए सेक्शन 7 का सब पार्ट 8 से साफ ही कहता है कि अगर आरटीआई एप्लीकेशन आपने फाइल की है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, चाहे स्टेट हो चाहे स्टेट सेंटर हो, उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रीजंस बताने होंगे कि क्यों आपकी आरटीआई की जो इंफॉर्मेशन रिजेक्ट की जा रही है, और जो टाइम बताएंगे कि आप अपील जो है वो 30 डेज का जो टाइम का जो पीरियड है वो बताना पड़ेगा कि आप चाहें तो अपील फाइल कर सकते हैं फर्स्ट केस में, और पर्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी भी उनको नीचे लिखने होंगे कि आप ये पब्लिक अथॉरिटी की जो डिटेल्स हैं यहाँ आप अपील फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं बताते हैं पब्लिक अपीलेट अथॉरिटी का तो वो वायलेट कर रहे हैं सेक्शन 7 सब पार्ट 8 का। तो ये बाइंडेड है बाय द लॉ, सेंट्रल चेक कहीं भी फाइल कर रहे हैं, हर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपने नीचे अपीलेट अथॉरिटी के डिटेल बताने होंगे ताकि ये कन्वीनियंट हो, जो भी एप्लीकेंट है वहां वो फर्स्ट अपील फाइल कर सके। अगर देखिए सेक्शन 7(9) ये कहता है कि इंफॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरी बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन व्हिच इज साउट अनलेस इट वुड बी डिस्प्रोपोर्शनली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी और वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। देखिए इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आप एक पब्लिक अथॉरिटी के पास जाते हैं और कहते हैं सारे रिकॉर्ड्स हमने इंस्पेक्ट करने हैं, तो क्या अगर पब्लिक अथॉरिटी कहती है कि हमारे पास तो स्टाफ ही इतना ही है कि सारा काम हम छोड़ के ये आपको सारा स्टाफ ने रिकॉर्ड्स निकाल के दें, तो वो जो कहेंगे कि ये हमारी जो इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं वो डेट्रीमेंटल है सेफ्टी के लिए, प्रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स के लिए, या फिर डाइवर्ट कर रहे हैं जो भी जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, जितनी हमारी मैन पावर है जितनी हम दे सकते हैं। हाँ, जो भी कुछ कन्फाइंड है इस एक रिकॉर्ड के अंदर, 2 रिकॉर्ड के अंदर, वो आपको कह सकते हैं कि आके आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अब अगर आप कहते हैं नहीं, जब से आप बना हुआ है आप जितना भी 50 सालों में जितना भी आपका है सारा रिकॉर्ड एक एक दिखाइए, वो कहेंगे कि हमारे हर मंथ के इतनी फाइल्स हैं, तो अब वो सारी फाइल्स को हम इकट्ठा करेंगे, तो ये हमने डिस्प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी से। तो जितनी इंफॉर्मेशन कन्फाइंड कीजिए, जितना मांगना चाहते हैं उतनी कन्फाइंड कीजिए, वो जितनी अगर मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक का कन्फाइंड कर रहे हैं तो आप आके आसानी से इंफॉर्मेशन को रीजनेबली असेस कर सकते हैं। अगर सारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कल को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास जा रहे हैं, बताओ जितने भी बने हैं डॉक्यूमेंट, एक एक फाइल दिखाओ, एक एक डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, हम सबको इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो करेंगे ये डिस्प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा हमारे रिसोर्सेज से। तो जितना हो सके कन्फाइंड तक रखिए ताकि उनका और भी ड्यूटीज होती हैं इसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, ताकि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज के जो भी ड्यूटीज हैं वो खत्म ना हो, ताकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ दूसरी भी ड्यूटीज मेंटेन रहे, ताकि उनके रिसोर्सेज हैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सकें जो भी पब्लिक अथॉरिटी बनी हुई है। तो इस ग्राउंड पे भी आपको मना कर सकते हैं। आगे देखिए ये बताया है सेक्शन 8 ये बताता है ये एग्जम्पशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, मींस जो जहां इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जम्प्ट की जाती है, मींस देने से मना की जा सकती है, वो सेक्शन 8 के अंदर आरटीआई एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आरटीआई एक्ट के अंदर, देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशंस टू गिव एनी सिटीजन, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है periodically affect the sovereignty of the India, the security, strategic or the scientific or economic interest of the state relating with the foreign state or lead to incitement of an offense। आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कम भारत की जो कंट्री की अखंडता या फिर इंटीग्रिटी से अफेक्ट कर रही हो, या फिर कोई डिफेंस का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जिससे कंट्री की जो सिक्योरिटी वो अफेक्टेड हो रही हो, या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो कंट्री कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, तो इससे जो कंट्री का जो स्टेट की जो इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट अगर अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है।
जिससे नहीं तो आगे जाके कोई फॉरेन अफेयर्स के कंट्री के साथ रिलेशंस है वो खराब भी हो सकते हैं, या ताल्लुकात बना रखे हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन, खराब नहीं अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। सेक्शन पार्ट 1A का पार्ट ए ये कहता है, पार्ट बी ये कहता है। सेक्शन 8(1) का पार्ट बी ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसली forbidden to be published by any court of law or tribunal of the disclosure of which may constitute contempt of the court। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कोर्ट ने मना कर रखी है, ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती। कोई जैसे कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल किया गया, सील्ड कवर में फाइल किया गया, जो पब्लिक एक्सेस अलाउड नहीं है, और अगर कोर्ट कहती है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, जो उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, तो आप उसकी रजिस्ट्री से वो इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। तो ये पार्ट 1A का पार्ट बी का है। पहला तो कंट्री सबऑर्डिनेटी जो एग्जीक्यूटिव के लिए बना रखा था, दूसरा जुडिशरी के लिए बना रखा है। ऐसी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। तो फिर तीसरा पोर्शन लिख रखा है 1 का सी लिख रखा है, जो कि ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट के लिए बना रखा है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं जो कि ब्रीच करे जो कि प्रिविलेज को, तो वो उस इंफॉर्मेशन को देने से मना किया जा सकता है। आगे फिर लिखा है डी के अंदर लिखा है इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, intellectual property, the disclosure of which harms the competitive portion of the third party, unless the competent authority is satisfied that public interest warrants the disclosure of information। तो जो इंफॉर्मेशन जो मांगी जा रही है वो ट्रेड सीक्रेट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है, जो कि हार्म कर सकती है थर्ड पर्सन की पोजीशन को, अगर जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देखिए फिर आ गया वर्ड जो ऊपर हमने डिस्क्राइब किया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए संबंधित है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है, अन्यथा वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सेक्शन ई ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में, अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सेटिस्फाइड हो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। जो फिर एफ जो है, जो रिसीव्ड जो इंफॉर्मेशन जो फॉरेन गवर्नमेंट से मिली गई है, जैसे कोई कंट्री ने कोई इंफॉर्मेशन दी है, थर्ड वो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ दी गई है कि ये इंफॉर्मेशन को अपने पास रिटेन करें ताकि हमारे फॉरेन अफेयर्स के आप वो इंफॉर्मेशन लेके कल को कोई आदमी लेके दूसरी पर्सन को ना भेज दे, तो ये इंफॉर्मेशन की ऐसी इंफॉर्मेशन भी देने से एग्जेम्प्टेड है। या फिर जी में लिखा है इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर विच वुड endanger the life or the personal safety of the person or identify the source or assistance given in the confidence for the law enforcement or the security purposes, जो कि endanger हो लाइफ और सेफ्टी ऑफ पर्सन्स हो, और या फिर आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन हो, जो असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट ऑन द सिक्योरिटी पर्पस। कोई जैसे कोई सी इंफॉर्मेशन दी है किसी पर्सन ने, उसने कहा कि मेरा नाम इंफॉर्मेशन ना बताई जाए, आप वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन से नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी लाइफ और लिबर्टी को या सेफ्टी ऑफ पर्सन के लिए बता रखी, ताकि उसकी लाइफ को अफेक्टेड ना हो, पुलिस या कोई पब्लिक अथॉरिटी ने उसका नाम गुप्त रखा हो। तो फिर आगे लिखा है एच पे, आप देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपसे संबंधित बहुत है, जो लोग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल फेस कर रहे हैं, ये 8H ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं वो जो उनकी इन्वेस्टिगेशन को बाधा उत्पन्न करेगी, या फिर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, जो अप्रीहेंशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को बाधा उत्पन्न करेगी, या फिर अप्रीहेंशन होगा, या फिर प्रोसिक्यूशन जो भी ऑफेंडर को सजा दिलाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। मान लीजिए कोई पुलिस FIR फाइल की हुई है किसी पर्सन के ऊपर, अगर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मांग कर रही है, लोग गवाह इकट्ठे कर रही है, आप मांग रहे हैं बताओ कौन कौन से गवाह हैं, क्या क्या आपने कलेक्ट किया है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती है पुलिस, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ी। हाँ, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन दोबारा से नहीं चल रही है कोई, तब आप इंफॉर्मेशन पूरी तरह एज ए मैटर ऑफ राइट ले सकते हैं। लेकिन जब एज लॉन्ग एज इंफॉर्मेशन जब तक पेंडिंग है, अभी कई उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि मैंने कंप्लेंट पड़ी हुई है, मैं RTI फाइल करना चाहता हूँ, उसके डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता हूँ। देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ी है आप RTI के द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, चार्जशीट फाइल हो जाएगी, तब वो पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा, पुलिस का रोल नहीं रह जाएगा कोई इन्वेस्टिगेशन का, तो आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, तब आप इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, तभी आप इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। लेकिन जब तक पेंडिंग पड़ी है इन्वेस्टिगेशन, तब आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर चार्जशीट के बाद री इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू हो जाती है, तब भी आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते।
तो ये चीज पूरी क्लियर करती है यहाँ पे। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी जा सकती। आगे जे के ऊपर आप चलते हैं। इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन of the disclosure of which has no relationship with any public activity or interest, which can cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information of the place state public information or the authority, appellate authority as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं किसी पब्लिक अथॉरिटी से लिए जो उसकी प्राइवेसी में इन्वेड कर रही हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी देने से मना किया जा सकता है। जब लेकिन अगर लगे कि ये लार्जर इंटरेस्ट है कि हाँ कोई किसी ने दवाइयाँ ली हैं या किसी ने ट्रीटमेंट लिया है, तो वो ट्रीटमेंट सारे पब्लिक अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स लोग अवेल कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहेंगे ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसकी स्पेसिफिकली प्राइवेसी के अंदर इन्वेट कर रही है, बताओ वो उसने कौन सी दवाई खाई या कौन सा ट्रीटमेंट लिया, तो वो कहेंगे ये उसकी प्राइवेसी है, तो उस प्राइवेसी के अंदर आप इन्वेट नहीं कर सकते हैं जो पर्सन के जो कहा आप इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं। कोई भी बताओ उसके घर में कितने लोग हैं, जो पर्सन है वो कहाँ, मतलब जो भी हैं, जो भी उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी से इन्वेट कर रही है तो वो इंफॉर्मेशन आप नहीं मान सकते, अनलेस कुछ लगे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, तभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन साथ में लिखा है कि इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कैन नॉट बी डिनाइड टू which cannot be denied to parliament or state legislature, cannot be denied to any person। आज साथ में एक प्रोविजन लगा दी है, अगर कोई पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो स्टेट लेजिस्लेशन इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो इंफॉर्मेशन पर्सन को डिनाई नहीं की जा सकती है, इस चीज में लिखा है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप बताएं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से संबंधित है, तो पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अगर कोई पब्लिक जो इंटरेस्ट है जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्टेड हो रहा है इन डिस्क्लोजर आउटवेट्स द हार्म ऑफ द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो ये साथ में लिखा है कि कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है, जो भी ऑफिस कोई भी एनीथिंग नॉट स्टैंडिंग मींस कोई नॉट ऑब्स्टिनेट क्लॉज लगा दिया गया है कि कुछ भी अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में लिखा गया है कि जो एग्जेम्पशंस नहीं परमिसिबल है, पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटी अलाउ कर सकती है इंफॉर्मेशन को जो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर outweighs the harm of the protected interest। जब पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा माना जाएगा, जो कुछ लिमिटेड लोगों की सीमित है, पब्लिक प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट कुछ सीमित लोगों तक मिला गया और पब्लिक इंटरेस्ट लार्जर इंटरेस्ट में मिला गया, अगर वो उसका जो वेट ज्यादा हो जाएगा तब वो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी को देनी होगी, जो चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से संबंधित क्यों ना हो। तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, सेवरेबिलिटी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ये चीज लिखी है कि where request for the access to information is rejected on the ground that is in relation to information which is exempt from disclosure, then notwithstanding anything contained in such access may be provided to any part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure in this act and which can reasonably be severed from any part that contains the exempt information। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन जो कुछ पोर्शन है जो एग्जेम्प्टेड एरिया से बाहर है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन जो है उस पोर्शन को हटा के जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक एक्सेस के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वो लिखा है सेक्शन 11 क्या कहता है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेट में एसकेएमएस भी intends to disclose any information record, any part thereof which relates to and be supplied by a third person has been treated as confidential by the third party, the state public information as case may be, shall within 5 days on the receipt of request gives a written notice to the third party of the request of the fact
that the Central Public Information, State Public Information case may be intends to disclose the information or the recorded part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or to orally regarding the whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in the view with the decision about the disclosure of the information. मान लीजिए आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि थर्ड पर्सन से संबंधित है, तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेंगे, आप उस थर्ड पर्सन को एक नोटिस भेजेंगे कि ये ABC जो भी है एप्लीकेंट है वो आपकी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप अपनी इतना व्यू दीजिए, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए या नहीं की जाए। तो वो जो 5 दिन के अंदर वो नोटिस भेजेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, मतलब जो भी थर्ड पर्सन अगर उसमें ऑब्जेक्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाए, तो वो उनके वर्जन को कंसिडर करेंगे, फिर डिसाइड CPI को या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डिसाइड करना है कि इंफॉर्मेशन दी जाए कि नहीं दी जाए। अगर उनकी सबमिशंस को कंसिडर करते हुए रिटर्न सबमिशन, तो अगर ऑरली दे रहे हैं तो ऑरली सबमिशंस को करके रिड्यूस इन राइटिंग फॉर्म में करके फिर उसके ऊपर डिसाइड करेंगे इंफॉर्मेशन दी जाए या नहीं दी जाए। ये वही चीज है जो कॉमर्शियल सीक्रेट से है, जो अगर लगे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है और जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से ज्यादा वेटेबल है तो फिर उसमें भी प्रोवाइड की जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है कि आगे लिखा है वेयर नोटिस इज सर्व्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन केस में भी third party in respect of their base shall within the 10 days from the date of the receipt of the notice be given an opportunity to make a representation against the proposed disclosure। देखिए जब थर्ड पर्सन के पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिस आएगा, तो 10 दिन का अवधि दी जाएगी कि आप अपनी वर्जन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो फिर आगे लिखा है notwithstanding anything contained in the section 7 the central public information state public as the case may be shall within the 40 days of the receipt of the request from the subsection 6 if the third party has given an opportunity to make a representation, make a decision whether or not to disclose the information or record part therein can give in writing the notice of the decision of the third person। तो देखिए अब जैसे वो इस ऐसे केसेस में जो थर्ड पर्सन का जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो फिर टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, तो वो गिना जाएगा 40 डेज का गिना जाएगा। तो पहले जनरली इंफॉर्मेशन 30 डेज की होती है, अगर इसमें क्योंकि इंफॉर्मेशन थर्ड पर्सन को भी दी गई है और उसको 10 डेज का टाइम दिया गया है, तो वो अगर वो कहते हैं कि नहीं इंफॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है, जो भी रीजन है, तो आपकी रिक्वेस्ट को डिस्पोज करने का टाइम जो है वो 40 डेज हो जाएगा। तो ये आपके फेवर भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है अगर वो थर्ड पर्सन से संबंधित है। अगर नोटिस दिया जाता है थर्ड पर्सन को, to notice entitled to prefer an appeal under a notice given under section shall include a statement that third person to whom it is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision। अगर वो अपील करना चाहते हैं तो वो भी इस पीरियड में इंक्लूड किया जाएगा। अगर जो सेक्शन 3 के अंदर दिया था, थर्ड पर्सन कहते हैं कि नहीं मुझे is entitled to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision। जो भी डिसीजन है वो अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी पीरियड जो होगा वो भी इंक्लूड किया, वो भी स्टेटमेंट को भी इंक्लूड की जाएगी। नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट, मींस वो स्टेटमेंट जो है वो भी इंक्लूड होगी दैट द थर्ड पर्सन टू हुम नोटिस इज गिवन इज एंटाइटल्ड। वो जो नोटिस दिया गया है वो भी अपील फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 19 अगेंस्ट दैट डिसीजन। अगर वो अपील फाइल कर देते हैं तो वो भी जो भी पीरियड होगा वो भी ऐड किया जाएगा कि ये जो भी डिसीजन लिया गया है पब्लिक इंफॉर्मेशन का, वो उसके अगेंस्ट आप अगर वो थर्ड पर्सन जाते हैं तो नोटिस पीरियड भी इनको ऐड किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा पार्ट 1 है, आप पार्ट 2 पर भी बने रहिए, मैं इस पे भी अभी आता हूँ। तो थोड़ा सा आप जब तक आप इस वीडियो पे बने रहिए, और अभी मैं थोड़ी देर तक थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इसके बाद हम पार्ट 2 पे भी आते हैं। वेलकम बैक। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, सेकंड था कि रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, सेकंड था कि डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, थर्ड था एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सेक्शन 6, 7, 8 ऑफ RTI एक्ट के अंदर बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं। और जो इस चैप्टर 3 के अंदर डिफाइंड है, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं आगे के पोर्शंस। चैप्टर 3 जो डिफाइन करता है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि सेक्शन 12 के अंदर है।
और ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, जो कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और फिर इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कई पार्ट्स बताएं, जिसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जिनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए फाइल करनी है वो इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द कंडीशन जो है वो सेक्शन 13 के अंदर डिफाइंड है, और हम थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफली हेडलाइंस पे ही जाते हैं। सेक्शन 14 है कि रिमूवल्स ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि सेक्शन 14 में डिफाइंड है। चैप्टर 4 है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। उनमें भी एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जिनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। सेक्शन 16 में लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस, जो कि सेक्शन 16 के अंदर कवर्ड है। और रिमूवल ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सेक्शन 17 के अंदर डिफाइंड है। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर 5, जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकंड अपील, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील से संबंधित है। उसके ऊपर हम चैप्टर 5 पे हम जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें बताया है कि पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो सेक्शन 18 के अंदर बता रखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, it shall be the duty of the state information commissioner or state information commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any persons। means कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो भी हो, उनकी पावर उनको पावर दी गई है कि कोई भी कंप्लेंट आए उसका मतलब उसको देखना है, उसकी उन कंप्लेंट को, जो भी केस है उसको रिसीव करना है कंप्लेंट को और इंक्वायर करना है कंप्लेंट को फ्रॉम एनी पर्सन। कौन से पर्सन के बारे में बता रखा है कि जो एक रिक्वेस्ट होती है, हु हैज बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू central public information officer or state public information, as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this act because the central assistant public information or state public information officer, as the case may be, has refused to accept his application for the information of the appeal under this act for forwarding the same to the central public information officer or state public information specified in section 1 of section 19 of this central information commission or state information, as the case may be। तो ये बताया गया है कि कंप्लेंट अगर कोई करना चाहे, अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट करना चाहे तो उनकी कंप्लेंट को एंटरटेन करेगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो भी होगा। उनमें कैसे करेंगे कि एक वो कंप्लेंट को एंटरटेन करेंगे, इंक्वायर करेंगे। वो व्यक्ति, जिन व्यक्ति ने कहा है, जो व्यक्ति आरटीआई फाइल करने जाते हैं लेकिन उनकी जो रिक्वेस्ट को इस ग्राउंड पे मतलब इस ग्राउंड पे मना कर दिया जाता है, इस ग्राउंड पे रिक्वेस्ट उनकी एंटरटेन नहीं की जाती है कि कोई भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं है। तो इस ग्राउंड पे कि हमारे डिपार्टमेंट में मान लीजिए एक आदमी दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है आरटीआई फाइल करने के लिए, अपनी रिक्वेस्ट देता है, अर्जी देता है, और जो डिपार्टमेंट इस ग्राउंड पे लेने से मना कर देता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट ही नहीं है, तो या फिर कोई अपील डालने जाता है तो अपील में ये कहते हैं कि अपीलेट अथॉरिटी ही नहीं हमें अपॉइंट की है। तो अगर अपॉइंटमेंट ही नहीं है तो फिर वो व्यक्ति सीधा जाके कंप्लेंट सेक्शन 18 के अंदर फाइल कर सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। अगर ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, जो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस से संबंधित है, तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे, और अगर कोई
सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन के से संबंधित है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट डालेंगे सेक्शन 18 के मुताबिक। बी पोर्शन में लिखा है हु हैज रिफ्यूज्ड टू असेस टू एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं की है तब भी वो व्यक्ति चाहे तो अपनी कंप्लेंट है सेक्शन 18B के अंदर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में डाल सकते हैं, सेंट्रल CIC या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कि जहां भी संबंधित होगा अगर कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाती तो उस जो भी रिस्पेक्टिव कमीशन होगा उनमें वहां जाके कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। थर्ड सी पोर्शन लिखा है हु हैज नॉट गिवन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और असेस टू द इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम्स लिमिट स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल की, RTI फाइल की और आपको कोई जवाब ही नहीं दिया है तो सीधा डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी कहीं भी जाके वहां पर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि कोई भी रिस्पांस आया ही नहीं है, वहां से एंटरटेन ही नहीं किया। और डी पोर्शन लिखा है हु हैज बीन अनेबल टू पे एन अमाउंट ऑफ फी विच ही और शी कंसिडर्स अनरीजनेबल। मान लीजिए कोई जो पब्लिक अथॉरिटी है वो इतनी अनरीजनेबल फीस डिमांड कर लेती है, वो कहती है अगर आपने कोई 2 पेज की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहती है जी इतने हजारों में मांग रही है पैसे, तो वो व्यक्ति चाहे तो अपनी कंप्लेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में डायरेक्टली डाल सकता है कि बता सकते इस ग्राउंड पे कि जो फीस जो चार्ज की जा रही है वो काफी ज्यादा अनरीजनेबल है। जैसे 2 रुपया पर पेज, अगर 100 रुपये पर पेज मांग रहे हो तब भी वो अनरीजनेबल है, तो 2 का 2.5 रुपया है या थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे का है वो रीजनेबल के कैटेगरी श्रेणी में आएगा। अनरीजनेबल जो होगा वो डिस्कशन पे होगा जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन की कितना अनरीजनेबल है, क्या किस हिसाब से अनरीजनेबल है, तो चाहे व्यक्ति चाहे तो जाके वो कंप्लेंट जो है वो दाखिल कर सकते हैं। अगर ई पोर्शन में लिखा है इस ग्राउंड में भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि जो विश्वास करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट दी गई है, जब मिसलीडिंग दी गई है या फिर एक टोटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो उससे भी आप एग्रीगेट होकर सेक्शन 18(1)E के अंदर कंप्लेंट डाल सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन एज द केस में भी किसी जो जिससे भी संबंधित होगा वहां कंप्लेंट डाल सकते हैं। एफ पोर्शन कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट। मान लीजिए कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहे हैं आपको, तो सीधा भी आप कंप्लेंट जाके 18(1)F के अंदर डाल सकते हैं। तो जो भी ग्राउंड्स हैं तो ये सारे ग्राउंड्स कवर्ड हो गए हैं इसके अंदर। तो पहली जो ग्राउंड में ये बताया है कि अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही अपॉइंटेड नहीं है तब भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। दूसरी, इंफॉर्मेशन तो दी गई है, इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है टाइम पीरियड के अंदर तब भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। और या फिर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो टाइम लिमिट के अंदर दी नहीं गई है, जब बी पोर्शन ये है कि इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, या फिर डी पोर्शन में है कि इतनी फीस अमाउंट डिमांड की जो कि बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई इनकम्प्लीट दी गई, मिसलीडिंग दी गई या फॉल्स दी गई, उस ग्राउंड पर भी जा सकते हैं। या फिर जो इंफॉर्मेशन जो कोई रिकॉर्ड आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं और रिकॉर्ड देने से दिखाने से मना कर दें तब भी आप जो कंप्लेंट लेके सेक्शन 18(1) के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में लेके जा सकते हैं, जो कि वो उस कंप्लेंट को आपको एंटरटेन करेंगे और इंक्वायर करेंगे। आगे भी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन एज द केस मे बी इज सेटिस्फाइड that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof। तो अगर उन्हें लगेगा कि हाँ ऐसे जो ग्राउंड्स हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं इंक्वायरी के लिए योग्य हैं, तो वो इंक्वायरी करेंगे। तो फिर थर्ड पोर्शन में लिखा है the central information commission or state information as the case may be shall while inquiring into any matter under this section have the same powers as are vested in the civil code while trying a suit under Code of Civil Procedure in respect of the matters
namely summoning and enforcing of the attendance of the persons, requiring the discovery and inspection of documents, receiving evidence on the affidavit, requestioning any public record, issuing summon or examination of the witness or documents, or any other matter as may be prescribed। तो देखिए ये पावर्स जो हैं, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो पावर है, बिल्कुल वैसी पावर होगी जैसे एक सिविल कोर्ट में पावर होती है। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो भी सिविल कोर्ट की पावर होती है, उन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन की सिमिलर पावर्स है। अगर वो इंक्वायरी करते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं इंक्वायरी? समन दे सकते हैं पार्टीज को, और पार्टी को और समन देकर बुला सकते हैं, पेशी करवा सकते हैं उनकी। फिर कोई इंस्पेक्शन, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो मतलब इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर एविडेंस भी ले सकते हैं, एफिडेविट कहेंगे कि आप अपने एफिडेविट फाइल कीजिए, एविडेंस भी ले सकते हैं। उसके बेसिस पे जो भी रिकॉर्ड है उसको वापस, मतलब जो पब्लिक रिकॉर्ड है उसको रिक्वेशन में बुला सकते हैं, मंगवा सकते हैं, समन दे सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, जो भी विटनेसेस हैं कि जो भी साक्ष्य गवाह हैं उनको जो है विटनेस के तौर पे समन भी दे सकते हैं। और कोई भी मैटर हो जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो भी पावर्स हैं वो उनके पास आएंगी। फिर आगे देखिए क्या बताया है कि नॉटविथस्टैंडिंग कंटेनिंग इनकंसिस्टेंट और contained in any other act, the Parliament or state may be, Central Information Commission or State Information as case may be, during the inquiry of any complaint, examine any record to which act applies, which is under the control of public authority, and no such record may be withheld from any other grounds। तो ये बता दिया है कि कोई भी रिकॉर्ड चाहें, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का रिकॉर्ड चाहें वो मंगवा सकते हैं, और उस रिकॉर्ड को पब्लिक अथॉरिटी को सामने देना ही होगा, और उसको कोई ग्राउंड पे रोक नहीं सकते देखने के लिए कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन जो है। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो उनसे रिकॉर्ड की मतलब डिमांड करता है या समन देके बुलाता है। तो आगे देखिए सेक्शन 19 कहता है अपील के प्रोविजंस। देखिए वो पहला था कंप्लेंट का, सेक्शन 18 था वो कंप्लेंट से संबंधित था, और ये सेक्शन 19 और अपील में दोनों में फर्क है। लेकिन अगर कंप्लेंट देने से पहले ये कोशिश ये कीजिए कि अपील डिस्पोज कीजिए। कई बार इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो आप अपनी रेमेडी जो है वो अपनी एग्जॉस्ट कीजिए। अब पहला जो इस 18 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19 जो कि अपील से संबंधित है। हाँ, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुए हैं तब फिर आप जरूर जाइए कंप्लेंट डालिए। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो कंप्लेंट से अच्छा है कि पहले आप अपनी जो फर्स्ट अपील की जो रेमेडी है उसे एग्जॉस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन कमीशन में टाइम लग जाएगा, कंप्लेंट डालेंगे और उसमें काफी महीनों का टाइम लग जाता है। और ये फर्स्ट अपील की जो रेमेडी है वो 30 डेज के अंदर ही आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 कहता है अपील का प्रोविजन। अब यह कहता है सेक्शन 19(1)(a) कहता है एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन within the time specified in the section 1 or clause A or subsection 3 or section 7 is or aggravated by the decision of the CPIO or SPIO as the case may be within the 30 days from the expiry of the period from the receipt of such decision, prefer an appeal to the officer who is the senior in the rank of the central public information or the state public information as the case may be in each public authority। मान लीजिए कोई भी आपने इंफॉर्मेशन मांगी है, डिमांड की है, इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी गई, जो भी आप उसकी या फिर कोई ऑर्डर दिया है देने से मना कर दिया, कोई भी ग्राउंड्स पे देने से मना कर दिया लगा के, तो आप अपनी रेमेडी है वो एग्जॉस्ट कर सकते हैं सेक्शन 19(1) के अंदर। तो जो भी अपीलेट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होगी उसके समक्ष आप अपनी फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं, जो चाहे वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो चाहे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो। उन सबकी जो भी पब्लिक अथॉरिटी का जो सीनियर ऑफिसर होंगे जो कि अपीलेट अथॉरिटी में जिनको डेजिग्नेट किया गया होगा, उनके समक्ष आप सेक्शन 19(1) के अंदर फर्स्ट अपील लगा सकते हैं और ग्राउंड्स बता सकते हैं कि क्यों आपकी जो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो फिर लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर मे एडमिट द अपील after the expiry of the 30 days as this or if he is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time। देखिए 30 दिन के अंदर आपको 30 दिन का तो वैसे टाइम होता है आरटीआई फाइल करने का, और अगर मान लीजिए 30 दिन एक्सपायर्ड हो गए, 30 दिन तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं हुई है, तो आपको 30 दिन के अंदर ही अंदर जो है फर्स्ट अपील फाइल करनी होगी।
मान लीजिए 28 दिन तक कर रहे हैं तो आप टाइम लीगली मतलब आपकी अपील जो है वो एंटरटेन की जाएगी लीगल तरीके से। अगर 31 डे 32 33 डेज हो गया तो फिर वो टाइम बैरिड हो जाएगी। लेकिन अगर आप रीजंस बताते हैं कि क्यों आपने 30 दिन के अंदर नहीं फाइल कर सके, तो आप अपने ग्राउंड्स लेके एक एप्लीकेशन भी बता सकते हैं, जहाँ उसी फर्स्ट अपील में मेंशन कर सकते हैं कि दैट यू हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम द सफिशिएंट कॉज। कोई सफिशिएंट कॉज जो भी था वो अपना एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कोई बीमारी लग गई या फिर इंफॉर्मेशन आई नहीं, या फिर मतलब जो पोस्टल डिले हो गया, या कोई भी ग्राउंड्स होते हैं वो आप अपने मेंशन कीजिए, जिसके बेसिस पे वो आपकी फर्स्ट अपील एडमिट की जाएगी। आगे पोर्शन 2 पे चलते हैं। फेयर अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सीपीआईओ और एसपीआईओ एज द केस में भी। मैं सीपीआईओ बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूँ, और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एसपीआईओ कह के संबोधित कर रहा हूँ। एज द केस में भी अंडर सेक्शन 11 टू डिस्क्लोज अ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अपील बाय द कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन दी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो देखिए इसमें भी ये बताया है कि अगर अपील फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीपीआईओ और एसपीआईओ एज द केस में भी अंडर सेक्शन 11 जिसमें डिस्क्लोजर के लिए बताया गया था थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए, तो अपील by the concerned third party shall be made. The appeal by the concerned third party shall be made within the 30 days from the date of the order. जो मान लीजिए वो थर्ड पर्सन पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन से उनसे रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन देने के बाद थर्ड पार्टी की अगर अगेंस्ट में चला गया तो वो भी जो 30 डेज के अंदर अपनी अपील उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। थर्ड पर्सन जो चाहे, थर्ड पार्टी भी चाहे, वो भी अपनी अपील सेक्शन 19(2) के अंदर फाइल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब लिखा है सेकंड अपील, ये बताता है सेकंड अपील के ऊपर। सेक्शन 19(3) कहता है ए सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सब सेक्शन 1 shall lie within the 90 days from the date on which the decision should have been made or was actually received with the CPIO or the SPIO। अब ये बताया है कि जो सेकंड अपील है जो अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर विद इन 90 दिन के अंदर आपको मतलब जो है अपील फाइल करनी होगी। मान लीजिए आपने फर्स्ट अपील फाइल की है, फर्स्ट अपील मान लीजिए आरटीआई फाइल की, उसके 30 डेज लैप्स हो गए। 30 डेज लैप्स होने पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, आपने 30 डेज के अंदर मतलब जहां से लैप्स होते हैं वहां से 30 डेज के अंदर आप फर्स्ट अपील फाइल करेंगे। फर्स्ट अपील आपने फाइल की, मान लीजिए आपने 30 दिन लैप्स हो गए, 30 दिन के बाद आपने 25वें दिन पे आपने फर्स्ट अपील फाइल की। फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद उनको भी जो भी ऑर्डर है वो 30 डेज के अंदर जो भी टाइम बता रखा है उसके अंदर देना होगा। अगर मान लीजिए अगर वो उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, मान लो कोई ऑर्डर दे देते हैं कि जो सीपीआईओ का ऑर्डर ठीक था, तो फिर जिस ऑर्डर को डेट आती है उस ऑर्डर के डेट से 90 दिन के अंदर आपको सेकंड अपील फाइल करनी होगी। ठीक है, shall be lie within the 90 days from the date on which decision should have been made or was actually received with the Central Information Commission or the state or actually received with the Central Information Commission or the State Information Commission। मान लीजिए अगर कोई ऑर्डर दे देते हैं, अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई ऑर्डर दे देती है तो 90 दिन वहां से चालू होंगे। मान लीजिए जो ऑर्डर देती है वो आपके अगेंस्ट में आता है, मान लीजिए एक एप्लीकेंट है, उसने उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने, तो 30 डेज तक उन्होंने वेट किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। फिर उसके 25वें दिन के बाद उन्होंने फर्स्ट अपील फाइल कर दी। फर्स्ट अपील को फाइल करने के बाद क्या हुआ, 55 डेज हो गए। 55 डेज के बाद मान लीजिए वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी 30 डेज के बाद वो देती है, ऑर्डर देती है, तो टाइम कितना हो गया, 55 + 30 मींस 85 डेज हो गए। 85 डेज में अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर 85 डेज से 3 महीने के अंदर आपको सेकंड अपील फाइल करनी होगी। तो अगर सेकंड अपील नहीं फाइल कर सकते तो वो टाइम बैरिड हो जाएगी, तो मींस 85 डेज प्लस 90 डेज जो भी होता है 170 जो भी बनता है 90 और 80 कितना हुआ 175 डे के अंदर आपको जो उस केस में 175 डे के अंदर आपको सेकंड अपील फाइल करनी होगी, अगर इन केस ऑर्डर देते हैं। अगर ऑर्डर नहीं देते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन जब जिस डेट को आपने अपील फाइल की है वहां से 90 दिन आप गिनेंगे। तो आगे देखते हैं फिर क्या बताया है कि provided that Central Information Commission or State Information as the case may be may admit the appeal after the expiry of the period of 90 days if it satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time
अगर कोई 90 दिन भी हो जाते हैं उसके बाद भी आप कोई एप्लीकेशन लगा सकते हैं, साथ में एप्लीकेशन भी साथ फाइल कर सकते हैं कि दैट यू हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग द फर्स्ट सेकंड अपील प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। कोई जो भी सफिशिएंट कॉज है वो आप मेंशन कीजिए कि आप 90 दिन के अंदर क्यों नहीं फाइल कर सके, जो फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने मान लीजिए ऑर्डर दे दिया, अफर्म कर दिया कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का ऑर्डर ठीक था, वो उस ऑर्डर से आपको 90 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है। 90 दिन अगर हो जाते हैं, मान लीजिए 100 दिन हो गए, 110 दिन हो गए, मींस 20 डेज elapse करिए, तो 20 डेज को आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे लिमिटेशन का कि क्यों आपने 20 दिन का डिले हो गया। अगर वो ग्राउंड सेटिस्फैक्टरी होंगे तो नॉर्मली थोड़े दिन का टाइम होगा तो लिबरल अप्रोच यूज करती है, जो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि लिबरल अप्रोच यूज कीजिए। हाँ, अगर बहुत ज्यादा हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो फिर तो इनऑर्डिनेट डिले हो गया, फिर आपकी टाइम बैरिड हो जाएगी। इसलिए रीजनेबल टाइम जो भी है उसके साथ आप कोशिश कीजिए 90 डेज के अंदर ही फाइल कीजिए। आगे देखिए क्या बोला है, 4 क्या पोर्शन, इफ द डिसीजन ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन एज मिक्स केस में बी against the appeal is preferred relates to the information of third party, the central information or the state public information as the case may be shall give an opportunity of being heard to that third party। तो देखिए थर्ड पार्टी से संबंधित है ये कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपील जो प्रेफर की गई है, अगर डिसीजन ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट पब्लिक is against which an appeal is preferred relates to the information of third party, जो थर्ड पार्टी से संबंधित है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन एज ए केस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा थर्ड पार्टी को भी। थर्ड पार्टी जब कोई थर्ड पार्टी आप अगर फाइल करते हैं, जो भी ऑर्डर आता है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में आता है, वो अगर अपील फाइल करते हैं तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी अपॉर्चुनिटी देगा थर्ड पार्टी को कि आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि आपकी भी वर्जन सुना जाएगा थर्ड पार्टी का। तो आगे देखिए आगे क्या बताया, पार्ट 5 कहता है, इन एनी अपील प्रोसीडिंग्स द onus of to prove that denial of the request was justified shall be on central information, central public CPIO or SPIO as the case may be who denied। मीन्स अगर वो कोई ग्राउंड्स बताते हैं कि हमने इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि जो भी ग्राउंड्स बताते हैं तो ये प्रूव करना भी CPIO या SPIO के ऊपर आएगा कि क्यों आपने जस्टिफाइड किया, क्यों आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये उनको प्रूव करना होगा, एप्लीकेंट को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे 6 क्वेश्चन ये कहता है, an appeal under section 1 or 2 shall be disposed within the 30 days of the receipt of the appeal or within such extended period not be exceeding a total of 45 days from the date of the filing thereof as the case may be for the reason to be recorded in the writing। देखिए ये फर्स्ट अपील के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी अपील फाइल करता है फर्स्ट अपील की, जो कि 30 डेज के अंदर भी उनको भी अपील डिस्पोज करनी होगी, और विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ टोटल ऑफ 45 डेज, 45 डेज से फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। अगर देखिए तो अब ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने फर्स्ट अपील फाइल की और फर्स्ट अपील पे कोई इन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी, मैंने थोड़ा सा पहले एरर कर दिया, उसको ऐसे अमेंड कर दीजिए, शायद मैंने थोड़ा सा वर्जन थोड़ा सा दूसरे वे में बोल दिया। अब इसमें देख लीजिए कि अगर कोई अपील फाइल कर दी है पब्लिक, मतलब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने फर्स्ट अपील फाइल कर दिया, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी 30 डेज के अंदर जो है डिस्पोज करनी होगी फर्स्ट अपील। और जो है अगर इनकेस जो भी पीरियड को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, लेकिन 45 दिन तक तो मान के ही चलना पड़ेगा कि 45 दिन तक आपको जो है अपील है वो डिस्पोज करनी होगी। तो कई लोग सीधा ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन में डायरेक्टली फाइल कर देते हैं, हमने अपील फाइल कर दी और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो कमीशन जो है वो उनकी जो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, जहाँ कह देता है कि प्री मैच्योर है, आप अभी अपनी रेमेडीज जो है अभी टाइम इतना नहीं हुआ है, 45 डेज तक का वेट कीजिए, उसके बाद आइए। तो मान लीजिए अब एक और केस को हम देखते हैं। पहले आपने आरटीआई फाइल की एक डे को आज से डेट से गिनते हैं कि आज आपने आरटीआई फाइल की, 30 डेज तक कोई रिप्लाई नहीं आता है, फिर आपका टाइम बनता है 30 डेज के 30 दिन के अंदर आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी होगी। मान लीजिए आप 30 दिन के बाद से 25 दिन के अंदर आप 25 दिन को फाइल करते हैं तो डे हो गए 55 डेज। 55 डेज से आपने
फर्स्ट अपील जो है फाइल कर दी। अब जो फर्स्ट अपील का जो डिस्पोजल का टाइम है वो है 30 डेज। अगर 30 डेज के अंदर नहीं करते हैं, कोई ऑर्डर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब आपको 45 डेज और इंतजार करना पड़ेगा। तो मींस 55 डेज और 45 डेज मींस 90 डेज हो गए। फिर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में डायरेक्टली जा सकते हैं कि हमें दोनों साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो मींस अगर मान लो CPIO भी कोई जवाब नहीं देते हैं और जो SP और अभी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी जवाब नहीं देते हैं, तो आप एट अर्लीस्ट, वेरी अर्लीस्ट कितने दिन तक फाइल कर सकते हैं? 30 डेज का तक का वेट करेंगे। 30 डेज से लेके फिर 45 डेज और ऐड कर लीजिए। तो 30 एट वेरी अर्लीस्ट आप 30 प्लस 45 कितना हो गया? 75 डेज के अंदर आप जा सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, चाहे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो। अगर आप इंतजार नहीं करते हैं, सीधा आपको कम से कम 45 प्लस 30 डेज तक का इंतजार करना होगा, जो कि बनता है 75 डेज के बाद ही आप इंफॉर्मेशन कमीशन का जो के सामने सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया सारा कुछ, क्योंकि दोनों सारे सेक्शंस ने क्लियर कर दिया है। तो आगे चलते हैं सेक्शन 7 के अंदर। द डिसीजन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन शैल बी बाइंडिंग। जो डिसीजन होगा वो भी बाइंडिंग होगा इसके ऊपर, सबके ऊपर। और इन इट्स डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन एज द केस में हैज द पावर। आप देखिए इनकी पावर्स आ गई हैं। जब भी वो अपील डिस्पोज करेंगे तो क्या क्या पावर्स है वो पूरे बता रहे हैं आगे पावर्स के बारे में। रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक सच स्टेप्स एज द केस में बी, necessity to secure the compliance with the provisions of this act, including by providing access to the information। ये सब डायरेक्शन देंगे कि आप इन पर्टिकुलर फॉर्म में दीजिए, या फिर अपॉइंट करेंगे सर्टेन इंफॉर्मेशन स्टेट में एज द केस में भी, और अपॉइंट भी कर सकते हैं। बाय पब्लिशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन दे सकते हैं कि पब्लिश कीजिए। बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द प्रैक्टिस in relation to the maintenance, management and destruction of records। तो जो भी है चेंजेस, जो भी प्रैक्टिस प्रोसीजर्स हैं उनके, उनको भी मेंटेनेंस कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, और रिकॉर्ड्स को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी जो है क्या कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी को ये सारी मतलब कंप्लायंस करने को कह सकते हैं। बाय एनहांसिंग द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर इट्स ऑफिसर। तो इनको कह सकते हैं कि आप जाके ट्रेनिंग भी लीजिए। By providing it with annual report in compliance with the clause B of subsection 1 of section 4। आगे B portion पे चलते हैं। पहला तो ये बताया कि public information takes such steps as may be to secure the compliance, means comply करने को कहेंगे पहले। B, requiring the public information authority to compensate the complaint for any loss of damage। तो कोई भी अगर लॉस हुआ है तो कोई भी रीजनेबल कॉम्पनसेशन देने को भी कह सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, कि मान लीजिए कंप्लेंट ने बहुत अर्जेंसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ पर कंप्लेनेंट लिखा हुआ है, अपीलेंट नहीं लिखा, कंप्लेनेंट लिखा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मीन्स जो सेक्शन 18 के जो प्रोविजंस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। अगर कंप्लेंट फाइल की है, कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी गई और उसकी वजह से उसको लॉस हो गया, मान लीजिए कोई जैसे कोई CPIO SPIO अपॉइंट ही नहीं हुआ है, उसकी वजह से उसने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, उसका लॉस हो गया, डैमेजेस हो गए, तो उसको कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी को कहेंगे इसको कंप्लेनेंट को कॉम्पनसेट करो। और फिर लिखा है इम्पोज एनी पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। रिजेक्ट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को, मतलब अगर आप सेकंड अपील फाइल कर रहे हैं तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कंप्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और ये सी में लिखा है पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं इसके ऊपर। आगे देखते हैं आगे किस पे लिखा है। 9 क्वेश्चन कहता है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन एज द केस में बी शैल गिव नोटिस ऑफ द डिसीजन इंक्लूडिंग एनी राइट टू अपील टू द कंप्लेनेंट एंड द पब्लिक अथॉरिटी। तो मींस कोई भी अगर जो पहले तो एक नोटिस देंगे CPIO SPIO मतलब CIC और SIC जो है वो पहले जो भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले नोटिस देंगे और उनको कहेंगे कि आप अपील करना चाहें तो कब कर सकते हैं टू दी कंप्लेनेंट इंक्लूडिंग एनी राइट टू अपील टू दी कंप्लेनेंट एंड दी पब्लिक अथॉरिटी। फिर 10 क्वेश्चन क्या आता है 19D का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी शैल डिसाइड द अपील इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से वो कंप्लेंट को डिस्पोज करेंगे। अब पोर्शन पे आते हैं प्लेंटीज पे। सेक्शन 20 जो कहता है वो प्लेंटीज पे है। पहले तो सारे पावर्स के ऊपर था कि अपील के ऊपर था, सेक्शन 19 पूरा का पूरा अपील के ऊपर था। सेक्शन जो 20 है वो प्लेंटीज के ऊपर डिफाइंड है। 20 जो सेक्शन है वो ये कहता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन एज द केस में भी एट द डिसाइडिंग ऑफ एनी कंप्लेंट और अपील इज ऑफ ओपिनियन दैट CPIO और SPIO एज द केस में भी हैज
with any reasonable clause refused to receive an application for the information and has not furnished the information with the time span, denied the information knowingly, given incorrect, incomplete or misleading information which was subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose the penalty for 250 rupees each day till application received or information is furnished. So however the total amount of penalty shall not be exceed 25,000 rupees. तो ये पेनल्टी के प्रोविजंस बताएं कि कोई सीपीआई हो या एसपीआई हो जो उसने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट किया किसी ग्राउंड्स पे की इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो एसपीआई हो या सीपीआई हो जो भी केस होगा उन पे पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। कितना? 250 रुपीज पर डे के हिसाब से, तब तक जब तक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर दी जाती। और कहा कि जो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट भी कर दी गई है वो है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए तक ही मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फाइन है वो 25,000 रुपए तक का ही इम्पोज हो सकता है सीपीआईओ या एसपीआईओ पे, 250 रुपीज पर डे के हिसाब से। आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट सीपीआईओ और एसपीआईओ एज द केस में भी शैल बी गिवन a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him। मान लीजिए आप कोई पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं तो सीधा नहीं कि डायरेक्टली इम्पोज कर देंगे, तो पहले एक बार उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि भाई अपना बताइए, क्यों ना शो कॉज देंगे कि क्यों आपके ऊपर फाइन ना लगा दिया जाए 250 रुपीज पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम 25,000 रुपीज। Provided that burden of proving that he has acted reasonably and diligently shall be on the CPIO or SPIO as the case may। तो ये burden of proof करना कि भाई आप रिकॉर्ड नहीं थे या रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, तो ये भी प्रूव करना SPIO या CPIO के ऊपर होगा कि क्यों आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो burden of proof, ऑनर्स ऑफ जो भी प्रूफ है वो उनके ऊपर का होगा। आगे लिखा है where the central information is state public information as the case may be at time of deciding the complaint is of opinion that CPIO, SPIO, as case may be, without any reasonable cause, persistently failed to receive any information or has not furnished the information with the time period and malafidly denied, आगे लिखा है malafidly denied the request of the information knowingly, incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing information, it shall recommend for disciplinary action against CPIO or SPIO as the case may be under the service rules applicable to him। तो अगर लगता है कि बार बार persistently करने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई, या डिस्ट्रॉय कर दी इंफॉर्मेशन, या फिर किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इंफॉर्मेशन देने पे, तो फिर जो सीआई इंफॉर्मेशन कमीशन जो होंगे और जो चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी कह सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस सीपीआईओ या एसपीआईओ के ऊपर अंडर सर्विस रूल्स के अंदर आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए। तो आगे लिखा है चैप्टर 6 है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ के ऊपर बता रखा है। सेक्शन 22 क्या रखा है, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, कि जो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ भी इनकंसिस्टेंट है तो ये एक्ट जो है the provision act shall not be standing any other time being in force on instrument having the effect or the overriding effect bar of the jurisdiction of the court। तो देखिए दोस्तों ये था कि आगे बाकी लिखा है कि bar of the jurisdiction of the court, no court shall entertain any suit or request in any made may be shall be in question otherwise than by the way of the appeal under this act। तो ये था बार के लिए बता रखा था। तो दोस्तों ये था ये आरटीआई के ऊपर पूरी कंप्लीट गाइड का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष ये वीडियोस आपके समक्ष आते रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।